सभी का डाउटनट पर। बच्चों बात कर रहे हैं यहाँ पर हमारा अध्याय चल रहा है वनस्पति जगत, जिसमें लेक्चर नंबर है 3। हम बात कर रहे थे यहाँ पर वनस्पति जगत में किस चीज की, आज पढ़ेंगे किस चीज को बेटा जी, हम थैलोफाइट को। हालांकि हमने स्टार्ट कर दिया था कि इसके कुछ लक्षण हमने देखे थे, कुछ लक्षण इसके बाकी रह गए थे, वो पढ़ेंगे और फिर इसका वर्गीकरण देखेंगे, किसका, थैलोफाइट्स का। ठीक है, तो बेटा जी थैलोफाइटा यानी शैवालों की बात करने वाले हैं आज, और लास्ट में आएगा आपका क्विज। तबीयत है मेरी थोड़ी सी डाउन, थोड़ी सी नहीं बहुत ज्यादा, फिर भी कोशिश यही रहेगी कि आपको सारी चीज अच्छे से समझाऊं। मेरी एक आंख देख रहे होंगे बंद पड़ी होगी, एक आंख में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। चलिए बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पर पादप जगत की यानी वनस्पति जगत की। मैंने आपको बताया था वनस्पति जगत के बहुत सारे लक्षण आपको बता दिए थे। फिर मैंने आपको बताया था कि भैया जो वनस्पति जगत जो होता है इसका जब हम वर्गीकरण करते हैं तो दो भागों में करते हैं। कौन कौन सा, एक क्रिप्टोगेमस और एक फिनेरोगेमस। ठीक है, क्रिप्टोगेमस कौन से होते हैं, वो जिनके अंदर बीज नहीं होते हैं, और फिनेरोगेमस जिनके अंदर बीज होते हैं, याद आ रहा होगा, है ना। अब क्रिप्टोगेमस 3 प्रकार के थे, कौन, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। दिख रहे हैं आपको, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। थैलोफाइट के अंतर्गत कौन आती है, शैवाल आती है। सबसे पहले वनस्पति इस पृथ्वी पर जो आए थे वो थैलोफाइट थे, फिर उसके बाद ब्रायोफाइट आए, फिर उसके बाद टेरिडोफाइट आए। फिर हमने बात करी फिनेरोगेमस के अंतर्गत दो समूह आते हैं, कौन कौन सा, एक जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म, है ना। पहले आए जिम्नोस्पर्म, बाद में आए एंजियोस्पर्म। तो आधुनिकता के आधार पर देखें तो सबसे ज्यादा आधुनिक कौन है, ये है। सबसे ज्यादा प्राचीनतम कौन है, ये है थैलोफाइट। हमने स्टार्ट किया था क्या पढ़ना, थैलोफाइट पढ़ना, है ना, जिसके अंतर्गत कौन आती हैं बेटा जी, मैंने आपको बताया था शैवाल आती हैं। थैलोफाइट के हमने कुछ लक्षण देखे थे, क्या देखे थे, थैलोफाइट के लक्षण। एक बार याद दिला देता हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि वो ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। ये प्राचीनतम वनस्पति माने जाते हैं, इनके अंतर्गत शैवालों को रखा जाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, पर्टिकुलरली फाइकोलॉजी भी कहलाता है और एल्गोलॉजी भी कहलाता है। पर्टिकुलरली थैलोफाइट का अध्ययन थैलोलॉजी कहलाता है, ये मैंने आपको बताया था। थैलोफाइटा शब्द, शैवाल शब्द जो था, एल्गी शब्द जो था, वो किसने दिया था, लीनियस ने दिया था, ये मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि क्या कि भैया ये जो थैलोफाइट जो होते हैं, ये शैवाल या फाइकोलॉजी जो थी, किसका, शैवालों का अध्ययन, इसके जनक कौन थे, फ्रिश थे। भारतीय फाइकोलॉजी के जनक कौन थे, आयनगर थे, ये मैंने आपको बताया था, यहां तक की बातें बता दी थी। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था इनका शरीर जो होता है, छठा या 7वां बिंदु था, ऐसे कुछ था, इनका शरीर जो होता है वो एक अविभेदित संरचना होती है। अविभेदित का मतलब जो मूल यानी जड़, तना यानी स्टेम, मूल यानी जड़ यानी रूट। ठीक है, मूल को हम क्या बोलते हैं, जड़ बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रूट। तने को हम क्या बोलते हैं, स्टेम या स्तंभ बोल देते हैं हिंदी में एक और नाम। शाखाएं यानी ब्रांचेस, पत्तियां यानी लीफ, है ना। इनमें विभेदित नहीं होती, यानी ऐसी संरचनाएं नहीं मिलती है इनके शरीर में, ऐसी संरचना जो विभेदित नहीं होती है। मैं बोलूंगा ऐसा पादप शरीर जो विभेदित नहीं होता है इन भागों में, ऐसे पादप शरीर को हम बोलते हैं थैलस। क्या नाम देते हैं, थैलस। तो यहाँ पर जो थैलोफाइट वर्ड जो था उसमें थैला थैला वर्ड जो आ रहा था वो किससे आया था, थैलस से। थैलस का मतलब ही क्या था, एक ऐसी संरचना जो अविभेदित है। एक होता है विभेदित होना यानी बट जाना, और अविभेदित जो बट नहीं रहा यानी भागों में विभाजित नहीं हो रहा है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, फिर आखिरी लक्षण जो मैंने आपको बताया था कि इनका माप और आकार की अगर बात करते हैं तो थैलोफाइटा जो समूह जो है इसके अंदर अलग अलग प्रकार के जीव हैं। कुछ एकल कोशिकीय जैसे क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, ये कुछ उदाहरण मैंने बताया। फिर मैंने बताया कुछ एकल कोशिकीय जो, देखिए ये जो पहला मैंने बताया था क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, ये बताया था क्या एकल कोशिकीय, लेकिन मुक्त रूप से मिल रहे हैं, फ्रीली। लेकिन कुछ ऐसे एकल कोशिकीय जो मुक्त नहीं, कॉलोनी बनाकर रहते हैं, जैसे वॉल्वॉक्स बताया था, याद आ रहा हो। फिर मैंने बताया था ज्यादातर थैलोफाइट जो होते हैं, ज्यादातर शैवालें जो होती है वो कैसी होती है, बहुकोशिकीय होती हैं। बहुकोशिकीय होती है, याद रखना। जैसे उदाहरण मैंने आपको बताया था यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, याद आ रहा है, ऐसा कुछ पढ़ा था, भूलना मत। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ा था। अब इसके बाद 2 लक्षण मामूली से बच गए हैं, सिर्फ 2 लक्षण। ठीक है, आइए ध्यान से सुनिएगा।
मान लेते हैं अभी तक हमारे कितने लक्षण हो गए हैं, 8 लक्षण हो चुके थे, ये नवा लक्षण मान लेते हैं। आप देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से 8 हो गए थे या 7 हो गए थे या 8 हो गए थे, मान के चल लीजिए। अगर 7 हो गए थे तो 8 मान लीजिएगा, 8 हो गए थे तो नवा मान लीजिएगा। ठीक है, इतना तो थोड़ा सा कॉमन सेंस रख सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए बेटा, अगला लक्षण जो है वो ये, इनका जो शरीर जो होता है वो कैसा होता है, अगुणित होता है। शरीर कैसा होता है, अगुणित होता है, याद रखना। सिंपल सा बिंदु, बहुत सिंपल सा बिंदु। और हम चैप्टर पढ़ चुके हैं, कोशिका, कोशिका चक्र, कोशिका विभाजन, ये अगुणित द्विगुणित कई दफा समझा चुका हूं। सीधा याद रखना, इनका शरीर कैसा होता है, अगुणित होता है। ठीक है, क्या ये नवा बिंदु था, बहुत सिंपल सा। ठीक है, आखिरी बिंदु। अब जरा आप बोलेंगे सर इतना सही था ये, हाँ बस इतना सही था। शरीर कैसा है, अगुणित है, हैप्लॉइड है। शरीर कैसा है, अगुणित है, हैप्लॉइड है। ठीक है, अब आप में से कितने बच्चों को याद आ रहा है, मैंने वनस्पति जगत जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो कुछ लक्षण बताए थे, जिसमें आखिरी नवा लक्षण क्या था, पीढ़ी एकांतरण। याद आ रहा है या भूल गए, याद आ रहा है? तो पीढ़ी एकांतरण जो लक्षण जो था, उसमें मैंने आपको बताया था कहीं ना कहीं एक के बाद अगली पीढ़ी जो आती है, याद आ रहा है? कुछ युग्मकोद्भिद, कुछ बीजाणुद्भिद, कुछ याद आ रहा है? ऐसा याद है? आएगा आएगा, तसल्ली रखना, सब आएगा। इनका शरीर कैसा होता है मेरे भाई, अगुणित होता, अगुणित। ठीक है, बस मुझे इतनी सी बात बता दो, अगर इनका शरीर अगुणित है ना, तो वो अगुणित शरीर क्या होगा, युग्मकोद्भिद होगा कि बीजाणुद्भिद होगा? आप में से कई बच्चों को याद होगा, मैंने आपको बताया था युग्मकोद्भिद जो होता है, युग्मकोद्भिद जो होता है, एक ऐसा शरीर जो कैसा होता है, अगुणित होता है। तो याद रखना, यहाँ पर जो शरीर जो होता है युग्मकोद्भिद अगुणित होता है, भूल मत जाइएगा। सिंपल सा था ये नवा बिंदु। 10वां बिंदु और आखिरी बिंदु, लेकिन बड़ा बिंदु है, ध्यान से सुनना। इनमें जब हम जनन की बात करते हैं, किसमें, शैवालों में जब हम जनन की बात करते हैं, तो बच्चों जनन इनके अंदर दोनों प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। एक है लैंगिक जनन और एक है अलैंगिक जनन। दोनों प्रकार का जनन इनमें होता है, किसमें, शैवालों में। भूल मत जाना, अलैंगिक भी होता है और लैंगिक भी होता है। पहले हम अलैंगिक देखेंगे, फिर हम लैंगिक देखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, भूल मत जाइएगा। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, अलैंगिक जनन की, यानी इसी 10वें बिंदु का ही भाग है। बेटा जब हम अलैंगिक जनन की बात करते हैं, ध्यान से सुनना, जब हम अलैंगिक जनन की बात करते हैं, ठीक है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक ऐसा जनन जिसमें कोई युग्मक नहीं बनते। जैसे आपने सुना होगा शुक्राणु अंडाणु नाम की कोई चीज सुनी होगी। शुक्राणु नर युग्मक होते हैं, अंडाणु मादा युग्मक होते हैं। कुछ विशेष प्रकार की कोशिका जो जुड़ती है, जिससे युग्मनज बनता है, फिर नया जीव बनता है ना। ऐसा जनन क्या होता है, लैंगिक। अलैंगिक मतलब सिंपली शरीर से कुछ विशेष प्रकार की संरचना बनती है या अलग हो जाती है और नया शरीर बना देती है, या शरीर का कोई भाग टूट जाता है, उस टूटे हुए भाग से नया शरीर बन जाता है। इसमें किसी युग्मक के बनाने की जरूरत नहीं होती। ऐसा जनन सिंपल भाषा में क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। तो बेटा जी याद रखना, शैवालों में जो अलैंगिक जनन जो मिलता है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चों, 2 प्रकार का होता है। एक होता है खंडी भवन, एक होता है खंडी भवन। भूल मत जाइएगा, कौन, खंडी भवन, जिसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। एक होता है खंडी भवन जिसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, और एक होता है बीजाणु जनन। एक
एक होता है खंडी भवन और एक होता है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा जी स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, तो दो प्रकार का आपका क्या है अलैंगिक जनन जो शैवालों में मिलता है। आप पूछेंगे सर अलैंगिक जनन होता ही दो प्रकार का है क्या? नहीं, जब आप 12वीं कक्षा का पहला अध्याय पढ़ेंगे जहां पर चैप्टर का नाम है जीवों में जनन, वहां पर आप देखेंगे अलैंगिक जनन के कई सारे प्रकार होते हैं। जैसे विखंडन होता है, खंडी भवन होता है, बीजाणु जनन होता है, मुकुलन होता है, कायिक प्रवर्धन होता है, पुनरुद्ध भवन होता है ना, कई सारे प्रकार होते हैं। यहाँ पर इनमें किसमें शैवालों में जो अलैंगिक जनन होता है वो दो प्रकार का मिलता है, एक होता है खंडी भवन और एक होता है बेटा जी आपका बीजाणु जनन। ठीक है, सिंपल सी बात मैंने आपसे बोली, खंडी भवन क्या था देखिएगा, ये है एक स्पाइरोगायरा। आपको याद आ रहा है स्पाइरोगायरा? मैंने आपको बताया था बहुकोशिकीय थी, यूलोथ्रिक्स कैसी थी, बहुकोशिकीय थी। ठीक है, ये स्पाइरोगायरा है और इसका कुछ भाग या मैं बोलूंगा इसका ये जो शरीर है खंडों में बट गया। बताएं मुझे क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है? आप सीधा बोलेंगे सर ये जो खंड जो थे इन्होंने वापस से वृद्धि कर ली है, वापस से नया स्पाइरोगायरा बन गया। अब खुद सोचिए यहाँ पर, खुद सोचिए यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? आप बोलेंगे सर ये एक स्पाइरोगायरा था। कौन था ये स्पाइरोगायरा? क्या है? एक शैवाल है ना। ये स्पाइरोगायरा था, बहुकोशिकीय था। इसने इसका शरीर जो है दो खंडों में बट गया। खंडी भवन का मतलब ही क्या होता है? शरीर का खंडों में बट जाना। ये शरीर दो खंडों में बट गया और ये दोनों खंड वापस से नया स्पाइरोगायरा बना रहे हैं। जरा सोचिए, एक जीव से दो जीव नहीं बन गए, दिमाग लगाओ, एक जीव से और नया जीव नहीं बन गया, पूर्ण जीव बन गया। हाँ जी बिल्कुल बन गया। क्या यहाँ पर कोई युग्मक बना, कोई शुक्राणु अंडाणु बना? नहीं, एक ही जनक से नई संतान उत्पन्न हो गई है। ये क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन। कौन सा था? खंडी भवन था। सिंपल, नाम में क्या रहा है? फ्रेगमेंटेशन, यानी शरीर जो है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, छोटे छोटे खंडों में बट जाता है और वो खंड पुनः वृद्धि करके नया जीव बना देते हैं। खत्म, खल्लास, इतनी सी बात। तो मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गई होगी और उदाहरण भी समझ में आ गया होगा आपको। कौन? स्पाइरोगायरा, जिसमें क्या मिल रहा है? खंडी भवन मिल रहा है। अब बात करते हैं बीजाणु जनन की। आइए बीजाणु जनन की बात कर रहे हैं। देखिए, आप में से कितने बच्चों ने ये डायग्राम देखा है पहले कभी? इस तरीके का कोई डायग्राम देखा है पहले कभी? आप बोलेंगे यस सर देखा है। कौन है, जानते हैं? ये है क्लेमाइडोमोनास। बेटा अगर मैं आज थोड़ा धीरे बोल रहा हूं तो उस चीज के लिए मुझे माफ करिएगा, एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी। हाँ जी, कौन है बच्चे? ये क्लेमाइडोमोनास है। ठीक है, कौन है ये? क्लेमाइडोमोनास। ठीक है सर, इसमें ये दो धागे क्या है? बेटा ये दो धागे होते हैं कशाभिका। कौन है ये? कशाभिका, जो इसको चलने में सहायता करते हैं। किसको? इस क्लेमाइडोमोनास को चलने मतलब तैरने में सहायता करते हैं। किसमें? पानी में। ये पानी में मिलता है। ठीक है, ये एक एकल कोशिकीय शैवाल है, याद रखना। कैसी है? एकल कोशिकीय। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एक केंद्रक है ये लो, बस। कैसी है? एकल कोशिकीय। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब आगे, अब देखिएगा यहाँ पर ये क्लेमाइडोमोनास क्या होती है? प्रतिकूल परिस्थितियों में। प्रतिकूल का मतलब तो समझ में आता है ना, जब परिस्थितियां कैसी होती है? अनुकूल नहीं होती है, यानी फायदेमंद नहीं होती हैं, तो उन परिस्थिति को हम क्या बोलते हैं? प्रतिकूल। जब भोजन नहीं मिलेगा, कुल मिलाकर ये बोले तो प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर ये क्लेमाइडोमोनास के अंदर
इस क्लेमाइडोमोनास के अंदर छोटी छोटी एकल कोशिकीय संरचना बनने लग जाती है। ठीक है, अब ये जो छोटी छोटी एकल कोशिकीय संरचना होती है, इनको बोला जाता है बेटा जी याद रखना बीजाणु। ये कौन है? बीजाणु। ठीक है, और ये बीजाणु जो है, इनमें भी कशाभिका मिल रही है। क्या मिल रही है? कशाभिका मिल रही है इन बीजाणु में। ऐसे बीजाणु जिनमें कशाभिका मिल रही है, यानी ये बीजाणु भी गति कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। ऐसे बीजाणुओं को हम बोलते हैं, याद रखना, चल बीजाणु। ज़ूस्पोर। क्या बोलते हैं? चल बीजाणु यानी ज़ूस्पोर। ठीक है, तो अंदर जो बीजाणु मिल रहे हैं वो कैसे हैं? चल बीजाणु हैं, ज़ूस्पोर है, याद रखने हैं। जिन पर भी क्या मिल रही है? कशाभिका मिल रही है। अब अंदर बहुत सारे बन जाते हैं, बन रहे हैं। और जैसे ही इतने सारे बन जाते हैं, कितने सारे? इतने सारे बन जाते हैं कि ये जो हम बोलेंगे जनक क्लेमाइडोमोनास है, ये फट जाएगा और ये सारे बाहर आ जाएंगे, है ना। अब ये काम कब होएगा जरा सोचिए, दिमाग लगाए। मैंने बोला मैं घर पे था और बाहर ना बहुत धूप थी। ठीक है, बाहर नहीं निकल पा रहा था, बहुत कड़क धूप थी। कैसी परिस्थिति सर? प्रतिकूल थी। मतलब ऐसा अजीब सा लग रहा था, जल रहा था, शरीर जल रहा था, इतनी कड़क धूप थी, नहीं जा पा रहा था मैं। ठीक है, लेकिन क्या वो कड़क धूप हमेशा रही? नहीं। रात होते ही या शाम होते ही थोड़ा सा मौसम ठंडा हुआ, मैं बाहर निकला। यानी प्रतिकूल परिस्थितियां कभी ना कभी तो समाप्त होती हैं। कैसी आती? अनुकूल आती हैं। जब इसको प्रतिकूल परिस्थितियां मिली तो इसने क्या किया? अपने जीवन को बचाने के लिए अपने अंदर कुछ विशेष प्रकार की एकल कोशिकीय संरचना बनाई, जिनका नाम है बीजाणु, जो है चल बीजाणु। चल सकते हैं, गति कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास भी क्या है? कशाभिका है। और ये झेलता रहा, जैसे ही आने वाली है कौन? अनुकूल, ये फट जाता है। और जब ये फट जाता है तो बाहर आ जाते हैं ये बीजाणु, और ये बीजाणु वापस से क्या बना देंगे? क्लेमाइडोमोनास। खत्म। तो इस तरीके से था बेटा जी आपका अलैंगिक जनन। किसमें बेटा? भूल मत जाना किसमें? शैवालों में, जिसमें दो उदाहरण बताएं, स्पाइरोगायरा खंडी भवन, क्लेमाइडोमोनास बीजाणु जनन। याद रखना, भूल मत जाइएगा, ये दोनों उदाहरण भूल मत जाइएगा, कतई मत भूल जाइएगा। ठीक है, तो ये था बेटा जी आपका क्या? पहला जनन जो हमने देखा। बिंदु था हमारा 10वां जनन, जिसमें सबसे पहला कौन सा देखा? अलैंगिक जनन। कौन सी विधि से हो रहा था? हमने बोला 2 विधि से, खंडी भवन और बीजाणु जनन। अब हम बात करने वाले किसकी? लैंगिक जनन की। आइए बात करते हैं किसकी? लैंगिक जनन की। इसको मैं इस तरीके से नंबरिंग दे देता हूं बेटा। 10वें बिंदु का ये ए, ठीक है, 10वां बिंदु था ना, इसका ए। ये 9th है, ये 9th बिंदु, ये 10वां बिंदु, और 10वें बिंदु का पहला भाग था ए, यानी अलैंगिक जनन। अब हम पढ़ते हैं बी, यानी लैंगिक जनन। देखिए, लैंगिक जनन करने के लिए क्या चाहिए होते हैं? युग्मक, गैमेट्स। इस बिंदु में मुझे सिर्फ एक ही चीज समझानी है, क्या? कि युग्मक क्या होते हैं, ये तो आप जानते हैं अच्छे तरीके से। जो अगुणित कोशिकाएं जो होती हैं, अगुणित कोशिका लिख देता हूं मैं। क्या होता है युग्मक? अगुणित कोशिका होती है बेटा, याद रखना, भूल मत जाना। ठीक है, ऐसे नर और मादा युग्मक जब जुड़ते हैं तो प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है, जिससे एक नया जीव पैदा होता है, तैयार होता है, बनता है, पैदा होता है। ठीक है, अब बात आ रही है ये युग्मक
कितने प्रकार के होते हैं? देखिएगा बेटा, ये दो युग्मक आपको दिखाई दे रहे होंगे, दिख रहे होंगे, है ना? ये जो दो युग्मक है बच्चों, ठीक है, इनमें से कौन सा नर है कौन सा मादा है हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि दोनों का ही आकार और आकृति, शेप और साइज। आकृति कैसी है? गोल है, देखो आकृति कैसी है? गोल है, और आकार भी लगभग बराबर बराबर है, साइज भी लगभग सेम सेम है। तो ऐसे युग्मक, ध्यान से सुनना, ऐसे युग्मक जो आकार और आकृति में समान होते हैं मेरे भाई, ऐसे युग्मकों को हम बोलते हैं समयुग्मक, आइसोगैमेट्स। ठीक है, समयुग्मक आइसोगैमेट्स। और इसका उदाहरण आपने याद रखना है, क्या बेटा जी? भूलना नहीं है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर थैलोफाइट की, यानी शैवालों की बात करेंगे। तो शैवालों में जब लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं, तो शैवालों में लैंगिक जनन में युग्मक बनेंगे? यस बनेंगे। ऐसे युग्मक बन सकते हैं? यस बनते हैं। किसमें बन रहे हैं? क्लेमाइडोमोनास डेब्रियनम। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास डेब्रियनम याद रखना है। क्लेमाइडोमोनास डेब्रियनम ये वो क्लेमाइडोमोनास की जाति है। ये तो समझ में आता है ना, पहला नाम वंश नाम, दूसरा जाति होता है ना। तो क्लेमाइडोमोनास डेब्रियनम जो होता है, डेब्रियनम जो होता है, इस जाति में, आपके क्लेमाइडोमोनास की इस जाति में युग्मक कैसे होते हैं? समयुग्मक होते हैं। सिंपल। चलो सर, ये तो समझ में आ गई पहली परिस्थिति। आ जाओ जी दूसरी परिस्थिति। अब मुझे बताओ सोच समझकर, इनमें से कौन सा नर युग्मक है और कौन सा मादा युग्मक है? सिंपल सा प्रश्न। इसमें बता पा रहे थे कौन सा नर है कौन सा मादा है? सोचिए, क्या इस परिस्थिति में आप बता पा रहे हो कि कौन सा नर है या कौन सा मादा? आप बोलेंगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं बता पा रहे थे, क्योंकि दोनों ही आकार और आकृति में कैसे थे सर? समान समान थे। मैंने कहा जी वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अब इस वाली परिस्थिति में बताओ जरा, क्या यहाँ पर बता पा रहे कौन सा नर है कौन सा मादा? आप बोलेंगे यस सर, जो छोटे वाला है वो नर है और बड़े वाला है मादा है। नहीं रे, ऐसा नहीं है। नहीं, छोटे वाला भी मादा हो सकता है, बड़े वाला भी नर हो सकता है। यस, लेकिन जरा सोचिए, यहाँ पर आकृति जो है और आकार की अगर मैं बात करूं, जरा सोचिए, आकृति अभी भी कैसी है? गोलाकार है। यस भाई, दोनों गोलाकार है, ये भी गोलाकार ये भी गोलाकार। कहीं अगर अंडाकार दिख रहा है तो माफ करिएगा, गोलाकार है। गोलाकार गोलाकार, यहाँ पर भी आकृति गोल थी, यहाँ पर भी गोल है। चलो सर, सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पर आकार बराबर बराबर था, लेकिन यहाँ आकार अलग है। एक बड़ा है और एक छोटा है। तो अब आप मुझे बताएं, अगर आकार सेम टू सेम था, लेकिन यहाँ पर आकार अलग अलग है, तो क्या ये समान युग्मक है, एक दूसरे के बिल्कुल समान है कि असमान है? हम सीधा बोलेंगे सर ये असमयुग्मक है। असमयुग्मक है, समयुग्मक ये, असमयुग्मक ये। ठीक है, और अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? एनाइसोगैमेट। ठीक है, और इसका उदाहरण आपने याद रखना है बेटा जी, भूलना नहीं है। असमयुग्मकी का या असमयुग्मकों का उदाहरण किसमें बात कर रहे हैं? शैवालों की बात कर रहे हैं। इसका उदाहरण देखिएगा, कौन? क्लेमाइडोमोनास ब्रोनी।
क्लेमाइडोमोनास ब्रोनी। आप बोलेंगे सर क्लेमाइडोमोनास वापस से आ गया। मैंने कहा हाँ, यहां पर भी सर क्लेमाइडोमोनास, यहां पर भी क्लेमाइडोमोनास। मैंने कहा हाँ, ऐसा था क्लेमाइडोमोनास, लेकिन इस क्लेमाइडोमोनास की अलग अलग जाति है। एक है डेब्रियनम और यहां पर जो है उसका नाम है ब्रोनी। दोनों में मात्र इतना सा फर्क था कि यहाँ पर जो क्लेमाइडोमोनास डेब्रियनम जो आपका शैवाल है उसमें समयुग्मक है, जबकि यहाँ पर असमयुग्मक है। किसमें? क्लेमाइडोमोनास ब्रोनी में। सिंपल। चले आगे, एक आखिरी तीसरी परिस्थिति बेटा। बताओ जरा इसमें और इसमें क्या अंतर है? सर यहां पर ना आकार और आकृति दोनों ही अलग है। समझ में आया अंतर? सर यहां पर आकार और आकृति दोनों ही क्या थी? समान थी। आकार भी समान है और आकृति भी समान है ना? यहां सर आकृति समान थी लेकिन आकार अलग था। सर यहां पर आकार भी अलग है, आकृति भी अलग है। जरा सोचिए, इसकी आकृति और इसकी आकृति दोनों सेम है। सर ये गोलाकार है और ये एक तंतु में संरचना दिख रही है, तंतु के जैसी। सर आकृति भी अलग है, ये बड़ा है और ये छोटा है, और पर्टिकुलरली जो छोटा है वो नर युग्मक है और जो बड़ा है वो मादा युग्मक है। यस, यहां पर हम बोलते हैं नर युग्मक जो है वो छोटा है और मादा युग्मक जो है वो बड़ा है। और नर युग्मक चलायमान है। कैसा है ये? चलायमान है। और मादा युग्मक अचल है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है? अब ऐसे युग्मकों को बेटा जी हम क्या बोलते हैं, याद रखना, भूल मत जाना, विषम युग्मक। विषम युग्मक इंग्लिश में बोलते हैं oogametes। oogametes। मुझे पता है मैं अपनी हर क्लास में कुछ कोशिश यही करता हूं कि आप बोर ना हो, आपको चीजें समझ में आए। आज शायद नहीं हो पा रहा होगा, तो इस चीज के लिए बेटा मैं आपसे ऑलरेडी बोल चुका हूं, तो थोड़ा सा बस फोकस करिएगा किस पे, जो पढ़ा रहा हूं उसको हौले हौले सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा। कोशिश यही रहेगी कि आपको चीजें समझ में आ जाए। मेरी आंख तक नहीं खुल रही है, फिर भी मुझे जबरदस्ती खोलनी पड़ रही है ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, विषम युग्मक क्लियर है। अब आप बोलेंगे सर इसका उदाहरण आप मुझे बताएं। वैसे हमारे अंदर मनुष्य में कौन सा मिलता है? इनमें से यही मिलते हैं। कौन सा? ये वाला। ये ऐसे युग्मक होते हैं। एक और उदाहरण बता देता हूं। क्या इसका? विषम युग्मक का। कौन? क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास कॉकीफेरा। क्लेमाइडोमोनास कॉकीफेरा, याद रखना। अब आप खुद जरा सोचिएगा, यहां पर खुद जरा कॉमन सेंस लगाएं। क्लेमाइडोमोनास डेब्रियनम है जी, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास डेब्रियनम, क्लेमाइडोमोनास ब्रोनी, क्लेमाइडोमोनास ब्रोनी और क्लेमाइडोमोनास कॉकीफेरा। क्लेमाइडोमोनास कॉकीफेरा, ठीक है। ये तीनों एग्जाम्पल्स को गौर से देखो और देखो क्या इन तीनों एग्जाम्पल में, तीनों उदाहरण में वंश क्या था? सर समान, क्लेमाइडोमोनास 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 था। और इतना आपको समझना पड़ेगा, हमारे अंदर जो लैंगिक जनन होता है, किसमें? मनुष्यों में,
इस प्रकार के युग्मक होते हैं, इस प्रकार के। यानी अगर मैं यहां से यहां तक देखूं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड की अगर मैं बात करूं, तो सबसे सरलतम युग्मक कौन से? ये सिंपल है, दोनों सेम सेम है। थोड़ी सी अलग हुए, हाँ ये हुए, बहुत अलग हो गए। तो अगर मैं आपसे सिंपल सी बात पूछूं, ये जटिल युग्मक है और ये सरल युग्मक है। एक आईफोन है और एक नोकिया का फोन था पहले वाला, 10-15 साल पुराना। कौन सा जटिल है? सर आईफोन, इसमें बहुत सारे फीचर्स है। कौन सा सिंपल है, कौन सा सरल है? सर वो नोकिया वाला। तो कहीं ना कहीं नोकिया से आईफोन की तरफ क्या हुआ? सर विकास हुआ। उसी प्रकार में यहां से यहां तक की अगर मैं बात करूं, तो आपको यही तो बोलोगे कि इस पृथ्वी पर जब जीवों में लैंगिक जनन हुआ, जरा कान, दिमाग से और कान खोलकर सुनिएगा मेरी बात को। इस पृथ्वी पर जीवों ने जब लैंगिक जनन करना स्टार्ट किया होगा, तो सबसे पहले उनमें लैंगिक जनन के दौरान युग्मक कौन से रहे होंगे? समयुग्मक। फिर धीरे धीरे नए 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 प्रकार के जीव आए होंगे, जिनमें कौन से युग्मक रहे होंगे? असम युग्मक। और नए प्रकार के जीव आए, कौन से रहे? विषम युग्मक। तो जरा सोचिए, कहीं ना कहीं ये लैंगिक जनन के दौरान युग्मकों के विकास की दृष्टि है या नहीं है? ये सब युग्मकों का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। अब आप मुझे बताएं, कोई एक ऐसा जीव जिसमें तीनों प्रकार के अगर युग्मक मिलेंगे, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि क्ले माइडो मोनास, कौन? क्लेमाइडोमोनास एकमात्र ऐसा जीव है जो लैंगिक जनन के, ध्यान से सुनना, जो लैंगिक जनन के विकास को दर्शाता है। अब कितने बच्चों को ये चीज समझ में आई? भाई लैंगिक जनन का विकास का मतलब क्या हुआ? आप यही बोले सर लैंगिक जनन का विकास का मतलब, अरे बाबू जब जीवों ने लैंगिक जनन करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले ये किया, फिर विकास हुआ, फिर ऐसे युग्मक आए, फिर विकास हुआ लैंगिक जनन में, ऐसे युग्मक आए नहीं आए। तो ये क्या होता जा रहा है? लैंगिक जनन का विकास नहीं। भाई लैंगिक जनन में अगर युग्मक चाहिए, तो युग्मक अगर आ रहे हैं नए नए प्रकार के, इस तीन हम बोलेंगे चरणों में आ रहे हैं। सबसे पहले जो जीव रहे उनके अंदर ये थे, फिर उनके बाद जो नए जीव आए उनमें ये आए, फिर उनके बाद जो आए हैं, अब जैसे हम बिल्कुल आधुनिक जीव हैं, हमारे अंदर ऐसे हैं। तो यही तो बोलेंगे, यहाँ पर लैंगिक जनन के दौरान युग्मक विकास कर रहे हैं, और युग्मक अगर विकास कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लैंगिक जनन का भी तो विकास हो रहा है। और लैंगिक जनन का विकास हो रहा है तो कहीं ना कहीं एक ऐसा जीव था जो लैंगिक जनन के विकास को दर्शा रहा था, अकेला, जिसमें तीनों प्रकार के युग्मक मिल रहे थे। खत्म, खल्लास, इतनी सी बात थी। ये मुझे समझाना था किसमें? लैंगिक जनन में। आपको किसको? ये था हमारा आखिरी लक्षण किस चीज का मेरे भाई? जनन। ये था सबसे बड़ा लक्षण जो मुझे समझाना था। आई होप अब जाकर आपको पूरा थैलोफाइट के लक्षण समझ में आ गए होंगे। ये टोटल 9 या जितने भी हुए होंगे 10 मेरे हिसाब से हो चुके। आपके अगर 9 और हैं तो टेंशन मत लीजिएगा, कोई हो सकता है 1-2 बिंदु आपने या तो ऐड करके बता दिया होगा या मैंने ऐड करके, जितने भी बताए आपने लिख लिए ना कुल मिलाकर, बस ठीक है। ये थे बेटा जी सामान्य लक्षण किसके मेरे भाई? थैलोफाइट्स के, यानी शैवालों के, जो मैंने आपको सारे बता दिए हैं बच्चों। ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। अब हम बात करने वाले हैं क्या? अब बेटा जी हम थैलोफाइट का वर्गीकरण करने वाले हैं। किसका? ये जो थैलोफाइट, ये जो शैवाल है ना, इनका हम करने वाले हैं वर्गीकरण। और आप अच्छे तरीके से जानते हैं थैलोफाइट्स, शैवाल जो होते हैं, ये 3 समूह में वर्गीकृत किए गए हैं। कौन कौन से? देखिएगा, शैवाल का हम क्या करने वाले हैं? वर्गीकरण। 3 भागों में बांटा गया किसको? शैवालों को। कौन कौन सा? एक है हरी शैवाल, एक है भूरी शैवाल और एक है लाल शैवाल। कौन कौन सी? एक है हरी शैवाल, एक है भूरी शैवाल और एक है लाल शैवाल। जो हरे शैवाल होते हैं उनको हम बोलते हैं क्लोरोफाइसी, जो भूरे शैवाल होते हैं उनको हम बोलते हैं फियोफाइसी, और लाल शैवाल को हम बोलते हैं रोडोफाइसी। तो रोडो लाल, फियो भूरे, क्लोरो हरे, ये 3 प्रकार की आपकी क्या होती है? शैवाल होती है बालक। अब आप बोलेंगे सर इन तीनों में क्या अंतर होता है? तो इतना तो आपको समझ में आ रहा है, रंग का अंतर है।
ये कैसी शैवाल होंगी? ऑब्वियस सी बात है, हरी होंगी, नाम में ही आ रहा है। ये कैसी होंगी सर? भूरी होंगी, नाम में आ रहा है। ये कैसी होंगी सर? लाल होंगी। अब जरा सोचिए, रंग किसके कारण उत्पन्न होता है? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। मेरी त्वचा का कुछ रंग है, हाँ जी है। आपकी त्वचा का कुछ रंग है, हाँ जी है। ये रंग किसके कारण उत्पन्न होता है? आप सीधा बोलेंगे क्या? वर्णक। किसके कारण? वर्णक, पिगमेंट, यानी ऐसी संरचनाएं जो प्रकाश की किरणों को अवशोषित करके वापस फेंक देती हैं और रंग उत्पन्न करती हैं। नहीं है समझ में? अरे फिजिक्स में पढ़ते होगे रे बांगड़ू, नहीं पढ़ते क्या? आप मुझे बताएं, ये मैंने काली टी शर्ट पहन रखी है जिसपे ये नारंगी रंग दिख रहा है, आपको डाउट नट क्यों दिख रहा है? प्रकाश पड़ रहा है। ये जहां पर ये चीज लिखी हुई है, इसने क्या किया? नारंगी रंग की तरंग दैर्घ्यता वाले प्रकाश को अवशोषित नहीं किया, बल्कि वापस फेंक दिया, परावर्तित कर दिया, फेंक दिया आपकी तरफ। आपकी तरफ फेंक रहा है। ये कौन सा रंग फेंक रहा है? ये नारंगी आपकी तरफ फेंक रहा है। आपने अपनी आंखों से इसको ऑब्जर्व किया, आपकी आंखों में ये वाले प्रकाश की तरंग जो थी वो गई आपकी आंखों में, और आपकी आंखों ने पहचान करी, अरे ये तो नारंगी रंग है। किसने बताया? बचपन में हमें सिखाया गया था ये नारंगी रंग है, ऑरेंज कलर है। समझ में आया? तो ये सिंपल सी चीज थी, आई होप आपने पकड़ ली होगी, समझ ली होगी कि हमें रंग कैसे दिखाई देते हैं। जब कोई वस्तु उस प्रकाश की किरणों को एब्जॉर्ब नहीं करती, उसको फेंकती है। समझ में आया? तो ये चीज आपने याद रखनी है, भूलनी नहीं है। काला क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये सारी प्रकाश की किरणों को क्या करता है? अलग अलग रंगों की किरणों को अवशोषित कर लेता है। सफेद क्यों दिखता है? क्योंकि ये सबको फेंक देता है। यानी ब्लैक क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये सारी कलर्स को एब्जॉर्ब करता है। अंग्रेजी में बोलूं समझ में आएगा क्या? ये काला क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये सारे कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है। व्हाइट क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये सारे कलर को आपकी तरफ ट्रांसमिट कर रहा है, फेंक रहा है। ऑरेंज क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये सारे कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है। किसको छोड़कर? ऑरेंज कलर की जो किरणें हैं उनको एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, उनको वापस फेंक रहा है। और फेंक रहा है तो आप देख रहे हो उसको अपनी आंखों से। ये होती कंडीशन। अब आप मुझे बताएं, इनमें अलग अलग रंग जो है वो किसके कारण है? सर सिंपली इनके अंदर क्या मिल रहे हैं? कुछ वर्णक मिल रहे हैं। अब वर्णक क्या होते हैं? कुछ रसायन होते हैं। वर्णक क्या होते हैं? कुछ रसायन होते हैं जो निश्चित तरंग दैर्घ्यता की किरणों को फेंक देते हैं। जब फेंकते हैं तो क्या होएगा? कलर उत्पन्न होएगा। खत्म। समझ में आया? तो अब साहब यहाँ पर वर्णक जो मिलेंगे अलग अलग मिलेंगे, जिसकी वजह से अलग अलग रंग होएगा। अब कौन से वर्णक मिलेंगे मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप में से कितने बच्चों ने नाम सुना है क्लोरोफिल? सुना कि नहीं सुना? जल्दी से मुझे बताएं। क्लोरोफिल नाम सुना है? यस सर, क्लोरोफिल नाम सुना है। क्लोरोफिल जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, क्लोरोफिल जो होता है जिसको हम हरित पर्ण या पर्ण हरिम भी बोलते हैं, हरा रंग देता है ना। देखिएगा यहां पर बेटा जी क्लोरोफिल CHL से संबोधित करते हैं। CHL कौन? क्लोरोफिल। लिख देता हूं, CHL का मतलब क्लोरोफिल पर्ण हरिम, पर्ण हरिम बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी। क्लोरोफिल 5 प्रकार का होता है बेटा, 5 प्रकार का, ABCDE, जो आप पढ़ेंगे कौन से चैप्टर में? एक चैप्टर है आपका पुष्पे पादपों में प्रकाश संश्लेषण, उसमें पढ़ते हो। ठीक है, तो ABCDE 5 प्रकार का क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जिसमें से A और B, क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B, ये 2 प्रकार के क्लोरोफिल हरे जो शैवाल है उसमें मिलते हैं। यहां पर क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल C, यहां AB, यहां AC। यहां पर क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल D। E नहीं होता किसी में भी, E नहीं होता। ABCD होते हैं, ABCD 4 होते हैं, AB AC AD। और ना याद रहे क्लोरोफिल A सब में है, देख लो, खुद देखो।
क्लोरोफिल ए यहां पर भी है, हाँ जी है, यहां पर भी है, हाँ जी है, यहां पर भी है, हाँ जी है, लेकिन यहां पर बी, यहां सी, यहां डी। तो ऐसे याद रख लेना, क्या इनमें ये याद रखना है बेटा, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर क्लोरोफिल यानी पर्णहरिम जो मिल रहा था, ठीक है, वो कौन से मिल रहे हैं, यहां पर भी क्लोरोफिल है, यहां पर भी क्लोरोफिल है, यहां पर भी क्लोरोफिल है। जो बाहर जो आपको पादप दिखाई देते हैं ना, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उनमें भी मिलते हैं, क्या मिलते हैं, क्लोरोफिल मिलते हैं, ठीक है। यहां पर क्लोरोफिल ए ए ए, लेकिन ऑर्डर याद रखना, पहले हरी फिर भूरी फिर लाल, याद रखना, ऑर्डर भी याद रखना, क्रम भी याद रखना। कहीं क्रम अगर आप उल्टा कर दोगे तो फिर ये बीसीडी नहीं होएगा। आपने बीसीडी तो याद रख लिया लेकिन यही याद नहीं रखा। अब आपने बोला फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, ये तो बदल जाएगा ना। तो क्रम भी याद रखना, क्या, ग्रीन, ब्राउन और रेड, ठीक है। उल्टा याद रखना, रेड ब्राउन ग्रीन या ग्रीन ब्राउन रेड। आर बी जी, रब ने बना दी, जोड़ी तो नहीं है, घोड़ी कर देना बेटा, रब ने बना दी घोड़ी, ठीक है। तो रेड ब्राउन ग्रीन, ठीक है। तो याद रखना, रेड में एडी, ब्राउन में एसी और ग्रीन में एबी, ठीक है। तो याद रखना, भूल मत जाना, भूलेंगे तो नहीं। तो ए बी ए सी ए डी ऐसे याद रखना, क्योंकि उल्टा फिर याद नहीं रख पाओगे। ए बी ए सी ए डी, ग्रीन ब्राउन रेड, भूल मत जाना, ग्रीन ब्राउन रेड। और अगर ये क्रम याद ना रहे ना, तो इतनी सी बात याद रखना, सबसे पहले जो शैवाल आई थी ना इस पृथ्वी पर, सबसे प्राचीनतम वो ये है, सबसे पहले ये आई थी, सबसे आधुनिक ये है, बाद में जो आई है। अच्छा मुझे ये बताओ, आपको पेड़ पौधे कैसे दिखाई देते हैं, हरे ना, लाल तो नहीं दिखाई देते। तो अब आप खुद सोचिए, ये भी एक वनस्पति के अंदर आ रही है, ये भी एक वनस्पति के अंदर आ रही है। तो उच्च जो वनस्पति जो आपको बाहर दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पौधे, उनसे ज्यादा संबंध किसका होगा, इसका होगा कि इसका होगा, इसका होगा ना। तो अब आप खुद सोचिए, ये क्या होगी, ये आधुनिक शैवाल है और ये प्राचीनतम शैवाल है, ठीक है। अब जब आपको आधुनिक और प्राचीनतम याद रह जाएगा ना, तो आप सीधा खट करके आपके दिमाग में आएगा सबसे पहले ग्रीन। मतलब हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे थे, याद करना, ऐसे याद रखना, सर ने सबसे पहले पढ़ाया था ग्रीन, आधुनिक शैवाल पढ़ाई थी, फिर उसके बाद लास्ट में प्राचीनतम पढ़ाई थी लाल, और बीच में बेचारी ये टिक गई कौन, भूरी। तो ए बी ए सी ए डी याद रखना, भूल मत जाना। ए तीनों में सेम, बी सी डी, ए बी सी डी, बस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वर्णकों का अंतर मिलेगा बेटा जी यहाँ पर इन शैवालों में। अभी मैंने सारे वर्णक थोड़ी ना बताया, अभी तो बहुत सारी चीजें आने वाली है। चलिए, तो अब बेटा जी सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ेंगे, कौन, क्लोरोफाइसी। सबसे पहले किसकी बात करने वाले हैं, क्लोरोफाइसी। आइए स्टार्ट करते हैं। किसके बारे में पढ़ना बच्चों, क्लोरोफाइसी के बारे में पढ़ना। लेकिन उससे पहले एक है ना चार्ट भी है यहाँ पर, आपकी बुक में भी दे रखा होगा, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, उसमें ये कई सारे लक्षण दे रखे होंगे। अब यही सारी चीजें हमें एक एक करके पढ़नी है ना। तो आइए सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, क्लोरोफाइसी, फिर उसके बाद भूरी शैवाल यानी फियोफाइसी, फिर लाल शैवाल यानी रोडोफाइसी। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर भी दे रखा है ए बी ए सी और ए डी। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। चले, नो कंफ्यूजन, पक्का। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं क्या, हमारी क्लोरोफाइसी कैसी लग रही है, कैसी लग रही है, कैसी लग रही है सर, हरी लग रही है। हाँ तो हरी तो है, हरे शैवाल पढ़ रहे हैं, क्लोरोफाइसी पढ़ रहे हैं, हरी शैवाल है ना। आइए बेटा, सबसे पहला लक्षण इनका हरी शैवालों का, क्लोरोफाइसी का। अब देखिए यहाँ पर 5 से 6 लक्षण ही हमें पढ़ने और खत्म, इतना ही है, ठीक है। आइए सबसे पहला बेटा, सबसे आधुनिक शैवाल, आधुनिक शैवाल। अब आप बोलेंगे सर आधुनिक का मतलब एडवांस, क्यों बोलते हो आप इनको आधुनिक, क्यों बोला इनको आधुनिक, क्यों बोला,
क्योंकि मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं सबसे पहले इस पृथ्वी पर जो आई थी शैवाल वो लाल थी, बाद में आई ये। अब इसमें आधुनिकता कैसे हो गई सर? आप बोलेंगे ना सर आधुनिकता कैसे हो गई? आधुनिकता इस वजह से हुई क्योंकि जो बाहर आपको पेड़ पौधे दिख रहे हैं ना, बाहर जो आपको हरे पेड़ पौधे दिख रहे हैं, उनमें जो वर्णक मिलता है ना वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होते हैं। अब बताओ, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होते हैं बाहर जो आपको पादप मिल रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, क्या क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी लाल में था क्या? नहीं, किस में था? हरी में था। ठीक है, तो इन हरी शैवालों में जो वर्णक था ना क्लोरोफिल ए और बी, वो बाहर जो आपको पादप दिखाई देते हैं ना, उनमें भी वैसा ही क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मिलता है। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? सबसे ज्यादा आधुनिक शैवाल। सिंपल। चले आगे, दूसरा बिंदु ध्यान से सुनना बेटा। हम बात कर रहे हैं यहां पर इनकी, किसकी? क्लोरोफाइसी की, हरी शैवाल की, है ना। इनकी कोशिका भित्ति, इनकी कोशिका भित्ति की अगर मैं बात करूं, इनकी कोशिका भित्ति की अगर मैं बात करूं, सपोज मैंने एक शैवाल की एक कोशिका निकाल ली। क्या बोला मैंने? ये जो हरी शैवाल है ना, इस हरी शैवाल की मैंने एक कोशिका निकाल ली। क्या निकाल ली? कोशिका। चलो सर, ये कोशिका निकाल ली आपने, यहां पर निकाल देता हूं सर। ये जी आपने कोशिका निकाल दी, ठीक है, केंद्रक है, कोशिका द्रव्य है, फलाना ढिमका, सब कुछ है ना। अब हम पर्टिकुलरली बात किसकी कर रहे हैं? कोशिका भित्ति की। देखिएगा, ये है कोशिका भित्ति, आप बोलेंगे फिर ये क्या, ये क्या बना रहे हो आप? ये क्या बना रहे हो सर? अब ध्यान से सुनना। देखिए बच्चों, यहां पर जो कोशिका भित्ति होती है ना, वो दो स्तरों में विभाजित हो जाती है। दो स्तर में क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। एक बाह्य स्तर, बाह्य स्तर, और एक अंतः स्तर। अब आप मुझे बताइएगा, सोच समझकर मुझे बताइएगा, बाह्य स्तर जो होती है, आपको यहां पर बाह्य स्तर नीले रंग की दिख रही है? सोचो, ये कौन है सर? ये बाह्य स्तर है। लाल रंग की सर, ये अंतः स्तर है कि नहीं है? यस, सिंपल सा। तो जो बाह्य स्तर जो होती है वो बनी होती है एक पदार्थ की जिसका नाम होता है पैक्टोज। पैक्टिन, पैक्टिन वर्ड याद आ रहा है? पैक्टिन, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद रखना, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। ये जैव अणु चैप्टर में आता है। पैक्टिन एक प्रकार की मैं बोलूंगा कार्बोहाइड्रेट होती है। क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट। और जो अंतः स्तर जो होती है बाबू, याद रखना, ये अंतः स्तर बनी होती है किससे? सेल्यूलोज से। और दोनों ही एक प्रकार के क्या हैं मेरे भाई? कार्बोहाइड्रेट हैं, ग्लूकोज से बनते हैं। ठीक है, हाँ अंतर होता है, इसी वजह से तो अलग अलग है, एक सेल्यूलोज और एक पैक्टोज है, लेकिन हैं दोनों ही कार्बोहाइड्रेट। तो कुल मिलाकर यहां पर दो स्तरों में बढ़ जाती है। एक होती है बाह्य स्तर और एक होती है अंतः स्तर। कौन मेरे भाई? सर कोशिका भित्ति। जो बाह्य स्तर होती है वो बनी होती है पैक्टोज से, और जो अंतः स्तर होती है वो बनी होती है किससे? सेल्यूलोज से। बताएं, इतनी सी बात समझ में आ गई है? डन डना डन डन। चले आगे, कितने बिंदु? 2 बिंदु। आइए तीसरा बिंदु। अब हम इनके माप और आकार की अगर बात करते हैं तो ये ना बिंदु आपको धड़ाम से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल एक झटके में समझ में आ जाएगा। क्या? माप और आकार, जैसा हमने पहले भी शैवालों का जब हमने सामान्य लक्षण पढ़े थे तो माप आकार देखा था ना कहीं शैवाल जो होती है वो एकल कोशिकीय होती है। यस, होती है। कहीं मुक्त रूप से भी होती है और कहीं एकल कोशिकीय कॉलोनी के रूप में भी होती है। लेकिन ज्यादातर जो होती हैं, ज्यादातर शैवाल जो थी कैसी थी? बहुकोशिकीय थी।
बहुकोशिकीय थी, ये मैंने आपको बताया था, नहीं बताया था ना। तो अब आप सर वापस से ये क्यों बता रहे हो? बेटा वो हमने सामान्य लक्षण देखे थे, यहाँ पर हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं क्लोरोफाइसी की, हरी शैवालों की। तो उदाहरण बताने हैं मुझे आपको। क्या बताने हैं? उदाहरण। तो कौन सी एकल कोशिकीय शैवाल है, मैंने क्या बोला, कौन सी एकल कोशिकीय हरी शैवाल है जो मुक्त रूप से मिलती है? 3 उदाहरण आपने याद रखने हैं। सबसे पहला क्लेमाइडोमोनास, सबसे पहला क्लेमाइडोमोनास। दूसरा क्लोरेला। तीसरा एसिटाबुलेरिया। ये 3 उदाहरण आपने याद रखने हैं। आप बोलेंगे सर इनमें से आपने 2 तो हमें बताए थे। यस, ये 2 बताए थे, एक तीसरा और याद रख लीजिए एसिटाबुलेरिया। ये तीनों आपकी हरी शैवाल है, क्लोरोफाइसी के अंतर्गत आती हैं और एकल कोशिकीय मुक्त रूप से मिलती हैं पानी में। डनाडन डन, क्लियर है? नेक्स्ट, एकल कोशिकीय कॉलोनी, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं, वॉलवॉक्स। आप बोलेंगे ये तो पहले भी बताया था। हाँ, सिंपल, वॉलवॉक्स कॉलोनी के रूप में मिलता है। बहुकोशिकीय का उदाहरण स्पाइरो गायरा। आप बोलेंगे सर ये तो उस टाइम भी बताया था। मैंने कहा हाँ, और यूलोथ्रिक्स। आप बोलेंगे सर ये तो पहले भी बताया था। मैं बोलूंगा हाँ भाई, हाँ भाई हाँ, ये सारी चीजें जो मैंने बताई थी जानबूझ के बताई थी ताकि आगे चलकर आपको समझ में आ जाए कि सबसे ज्यादा माप और आकार में भिन्नता जो होती है वो इस समूह में मिलती है। किसमें? क्लोरोफाइसी में, क्योंकि ये सबसे आधुनिक समूह है। किसका? आपकी शैवालों का। तो हरी शैवाल आपकी एकल कोशिकीय मुक्त भी मिल सकती है, एकल कोशिकीय कॉलोनी के रूप में भी मिल सकती है हरी शैवाल, और ज्यादातर बहुकोशिकीय होती है। बहुकोशिकीय के 2 उदाहरण सिंपल थे जो पहले भी बताया था, वापस से बताया। इसका एक उदाहरण पहले भी बताया था और बोला था नीट में पूछा गया है, याद रखना। और ये 3 उदाहरण याद रख लेना। क्लेमाइडोमोनास बहुत इंपॉर्टेंट, लैंगिक जनन के विकास को दर्शा रहा था, डेब्रियनम ब्रोनी कॉकीफेरा। क्लोरेला याद रखना, क्लोरेला बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्लोरेला का इस्तेमाल किया जाए, क्लोरेला ही है। ये कौन है? क्लोरेला ही है। ये जो हमें दिखाई दे रही है ये कौन है मेरे भाई? क्लोरेला है। क्लोरेला का इस्तेमाल किया जाता है भोजन के रूप में, याद रखना, भोजन के रूप में। इस पृथ्वी पर द्वितीय अधिकतम स्रोत जो है प्रोटीन का वो ये है। क्या बोला मैंने? इस पृथ्वी पर याद रखना, इस पृथ्वी पर दूसरा अधिकतम स्रोत किसका? प्रोटीन का। आपसे कोई पूछे तो कौन है? याद रखना, कौन? क्लोरेला। याद रखना कौन है बेटा जी? क्लोरेला है। भूल मत जाइएगा, कतई मत भूल जाइएगा किसी भी हालत में। अब आपका प्रश्न आएगा सर ठीक है, समझ में आ गया, वेल डन, वेरी गुड। अब आप मुझे ये भी बता दो सर, दूसरा अधिकतम स्रोत अगर ये है तो पहला कौन है? आपने तो दूसरा बता दिया, पहला कौन है? तो बेटा जी याद रखना, इस पृथ्वी पर पहला, फर्स्ट रिचेस्ट सोर्स जिसको हम बोलते हैं, अधिकतम स्रोत जो बोलेंगे, अधिकतम स्रोत किसका? प्रोटीन का। वो है एक नील हरित शैवाल जिसका नाम है स्पाइरुलिना। अगर आपको याद आ रहा हो तो पढ़ाया था नील हरित शैवाल जब बताया था। स्पाइरुलिना जो एक BGA है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, नील हरित शैवाल है, नील हरित शैवाल है, ठीक है। और मैं इसे रोज खाता हूं, इसका एक कैप्सूल रोज खाता हूं। किसका? स्पाइरुलिना का। क्यों? क्योंकि ये रिचेस्ट सोर्स है किसका? प्रोटीन का। रोज सुबह उठकर मैं एक कैप्सूल खाता हूं। किसका? स्पाइरुलिना। मार्केट में मिलते हैं बेटा, कैप्सूल्स में मिलते हैं ये।
बाबा रामदेव की दुकान है ना पतंजलि, उसमें भी मिलती है ये कौन, स्पाइरुलिना। ठीक है, चलिए तो ये चीज याद रखना, इसको अंतरिक्ष में भी यूज में ले जाया जाता है, इन दोनों को अंतरिक्ष में भी ले जाया जाता है भोजन के रूप में, भोजन के रूप में। किसको, आपकी स्पाइरुलिना को भी और क्लोरेला को। नंबर 1 सोर्स प्रोटीन का कौन है, ये जीव है, प्रोटीन नहीं, ये तो जीव है, इस जीव से सबसे ज्यादा प्रोटीन मिल रहा है। सेकंड नंबर पर इस जीव से सबसे ज्यादा प्रोटीन मिल रहा है। ये कौन था, एक नील हरित शैवाल था, ये कौन है, एक आपकी हरी शैवाल है, मैंने आपको बता दिया, ये भी इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। और एसिटाबुलेरिया, ये अगर आपको याद आ रहा हूं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जब आपने सेल चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था, सेल चैप्टर में भी बताया था और सेल डिवीजन में भी बताया था। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था हैमरलिंग। हैमरलिंग ने बताया था एक कोशिका का डायरेक्टर कौन होता है, एक कोशिका का निर्देशक कौन होता है, उसका केंद्रक होता है, उसका न्यूक्लियस होता है। ये चीज किसने बताई थी, हैमरलिंग ने। किसके ऊपर कार्य करके, एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया कौन है मेरे भाई, हरी शैवाल है, ये मैं आपको बता चुका हूं। देखो लिंक मिला या नहीं मिला, ऐसे छोटे छोटे लिंक मिलते रहते हैं हर एक चैप्टर के किसी ना किसी दूसरे चैप्टर के, तो ये लिंक जो है इनको याद रखा करें। सोचिए इसका लिंक सेल वाले चैप्टर से नहीं बैठा, बिल्कुल बैठा ना, बस इतनी सी बात थी। चल तो ये हमने देखा है क्या, माप और आकार, भूल मत जाइएगा। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बेटा जी, कितने बिंदु हो चुके मेरे भाई, यहाँ पर 3 बिंदु हो चुके हैं, 3। ठीक है, नेक्स्ट डी, अगला जो बिंदु है वो है क्या बेटा जी, इनमें वर्णक। मेन तो यही है, वर्णक की बात करने वाले। अब वर्णक कौन सा, प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी वर्ण की बात कर रहे हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात कर रहे हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात कर रहे हैं। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी प्रकाश संश्लेषी वर्णक का मतलब क्या होगा, ऐसे वर्णक, ऐसे पिगमेंट जिनका इस्तेमाल करना पड़ेगा किसमें, प्रकाश संश्लेषण में। यस सर। अब देखिएगा, प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक जो यहाँ पर हैं वो है बेटा जी मुख्य रूप से यहाँ पर कौन, क्लोरोफिल। कौन, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जो यहाँ पर मिल रहा है वो 2 प्रकार का मिल रहा है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। याद रखना, एक क्लोरोफिल ए और एक क्लोरोफिल बी, ये मिलता है। और क्लोरोफिल कैसा रंग देता है मेरे भाई, ये रंग उत्पन्न करता है क्लोरोफिल कैसा, हरा, और इसी के कारण रंग आ रहा है क्लोरोफाइसी का, हरा। अब आप बोलेंगे सर 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 सर, आप बोलेंगे सर यहाँ पर क्लोरोफिल जो है वो हरा रंग दे रहा है। ठीक है सर, आपकी बात मान ली, और ये हरा रंग के कारण, इन्हीं क्लोरोफिल के हरे रंग के कारण हरी शैवाल हो रही है ये। मैंने कहा ठीक है भाई, क्लोरोफिल था ए और बी, उसके कारण कहीं ना कहीं हरा रंग आ रहा था। लेकिन सर आप ये बताओ, यहाँ पर भी तो क्लोरोफिल है, यहाँ पर भी तो क्लोरोफिल, फिर इनका रंग भूरा, इनका रंग लाल कैसे हो गया? सर क्लोरोफिल तो इनमें भी है। मैंने कहा हाँ बात तो सही है, तो डिफरेंस किस चीज का मिलेगा कि यहाँ पर इन क्लोरोफिल की मात्रा यहाँ पर इसमें और इसमें इतनी नहीं होगी जितनी दूसरे वर्णक मिलेंगे। यहाँ पर जो इसमें कोई ऐसा वर्णक बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगा जो भूरा रंग दे देगा, यहाँ पर कोई ऐसे वर्णक मिलेंगे जो जिनकी मात्रा इन क्लोरोफिल से ज्यादा होगी जिसकी वजह से लाल रंग हो जाएगा। अब कौन से वर्णक होंगे, कौन से वर्णक होंगे? हालांकि इस चार्ट में दे रखा है, आप पढ़ भी सकते हैं क्या, फ्यूकोजेंथिन, और यहाँ पर लिखा हुआ है फाइकोएरिथ्रिन लिखा हुआ है। चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पर, कौन सा बेटा जी, फ्यूकोजेंथिन और यहां पर है फाइकोएरिथ्रिन। तो फाइकोएरिथ्रिन कैसा रंग दे रहा है प्रभु? फाइकोएरिथ्रिन के कारण लाल रंग है। और जिनको नहीं समझ में आया ना, आप मुझे बताओ, आरबीसी नाम सुना? आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं, सुना होगा।
आरबीसी कैसा रंग देती है सर? लाल। आरबीसी का दूसरा नाम जानते हो? एरिथ्रोसाइट। क्या है? एरिथ्रोसाइट। और एरिथ्रोसाइट से ये शब्द आया एरिथ्रिन। तो फाइको का मतलब शैवाल, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। फाइको का मतलब क्या होता है? फाइकोलॉजी मतलब, फाइको मतलब शैवाल। तो फाइको यानी ऐसी शैवाल जिनमें एरिथ्रिन, एरिथ्रिन वर्ड एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी। आरबी कैसा रंग देती है? लाल। यानी ऐसे वर्णक, जो ऐसा वर्णक जो शैवालों में मिलेगा और लाल रंग देगा, इसकी मात्रा क्लोरोफिल ए और डी से बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से रोडोफाइसी का रंग कैसा होएगा? लाल होएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब साहब भूरा तो मेरे पास रंग है नहीं, तो अब मैं भूरा कैसे बनाऊं? भूरा नहीं है मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन में, तो याद रखना इसका कलर कैसा होता है? भूरा होता है। किन के कारण बेटा जी? फ्यूकोजेंथिन के कारण। ये एक प्रकार का जेंथोफिल होता है। अब आप मेरे से पूछेंगे जेंथोफिल क्या होता है, तो तनिक वेट करना, ये सारी चीजें आएंगी जब चैप्टर आएगा ना, प्रकाश संश्लेषण, पुष्पीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण या उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, जब चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं वहां पर प्रकाश संश्लेषी वर्णक आपको बताऊंगा। 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं क्लोरोफिल, एक होते हैं जेंथोफिल और एक होते हैं कैरोटीन। कौन कौन? क्लोरोफिल, जेंथोफिल और कैरोटीन। चलो एक काम करते हैं, इनको मैं पढ़ा ही दूंगा, यहीं पर ही पढ़ा दूंगा, ताकि वहां पर भी समझ में आ जाए और यहाँ पर भी समझ में आ जाए। लेकिन आज नहीं पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो आज के लिए मेरे प्रभु इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर जो चौथा बिंदु था क्या, कि प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो था, इनके अंदर कौन थे? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। और इनकी मात्रा इतनी जबरदस्त होती है, इतनी जबरदस्त होती है, इतनी जबरदस्त होती है, इतनी सारी होती है कि यही रंग देते हैं कौन सा? हरा। बताओ, क्या ये सिंपल से 4 बिंदु क्लोरोफाइसी के नहीं आए आपको समझ में? नहीं आए? बताओ, इतना भी अगर नहीं आया बाबू तो और मैं क्या करूं? सोचो, सिंपल से ये 4 बिंदु याद रख सकते तो रख लीजिएगा। आप बोलेंगे सर उदाहरण, अरे क्या मैंने आपको कई सारे उदाहरण नहीं बता दिए क्लोरोफाइसी? क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, यूलोथ्रेक्स, स्पाइरोगायरा, वॉल्वॉक्स, एसिटाबुलेरिया, और अभी भी अगर चैन नहीं मिल रहा तो एक और उदाहरण याद रख लेना, कारा। बस 7 उदाहरण मैंने आपको बता दिए। आप बोलेंगे सर कारा क्या है? एग्जाम्पल है, उदाहरण है। किस चीज का मेरे प्रभु? क्लोरोफाइसी का, कारा। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा आज हमने पढ़ा है पूरा का पूरा क्या? क्लोरोफाइसी। ये याद रखना है आपने। अब आप चाहते हैं फियोफाइसी, भूरी शैवाल देखना, देखो जरा। अच्छा ये यहाँ पर ये है, देखो ये इसको मैं बता देता हूँ, ये हमारी बुक में दे रखा है। ये है बेटा वॉल्वॉक्स, दिख रहा है? ये कॉलोनी दिख रही है, वॉल्वॉक्स की कॉलोनी बनती हुई दिखाई दे रही है। ये है बेटा जी आपका क्लेमाइडोमोनास और ये है कारा। तो कारा मैंने आपको लास्ट में बताया था ना उदाहरण। तो 3 उदाहरण हमारी बुक में दे रखे, मैंने आपको 7 बता दिए हैं, तो याद रख लेना। ठीक है, ये हमारा खत्म हुआ है क्या? क्लोरोफाइसी। ठीक है, और ये है कौन बेटा जी? हमारी भूरी शैवाल। कौन? फियोफाइसी। ये किसी का व्यक्ति का हाथ है, उसके हाथ में ये भूरी शैवाल है, ये है कौन? फियोफाइसी। तो ये फियोफाइसी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ प्रकाश संश्लेषी वर्णक बताऊंगा मैं आपको, फिर उसके बाद फियोफाइसी भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, आज हमने पढ़ा है क्या? हमने शैवालों के 2 लक्षण बाकी रह गए थे, वो पहले तो हमने पूरे लक्षण जो है वो रिपीट किए सारे के सारे, और उसके बाद हमारे 2 लक्षण रह गए थे। कौन कौन से? एक तो थैलोफाइट का शरीर जो होता है वो कैसा होता है? अगुणित होता है। और आखिरी बिंदु जनन हमने देखा, अलैंगिक, बिलैंगिक, अलैंगिक खंडी भवन और बीजाणु जनन। और जो लैंगिक जनन था उसमें युग्मकों के प्रकार देखे, सम, असम और विषम। ठीक है, ये देखा। फिर हमने बात करी वर्गीकरण की, 3 भागों में वर्गीकृत किया गया शैवालों को। कौन कौन सा? हरी शैवाल, भूरी शैवाल, लाल शैवाल। सबसे पहले पढ़ी हरी शैवाल। कैसे हरी शैवाल अन्य शैवालों से अलग थी, क्यों ये आधुनिक थी, क्या क्या लक्षण थे, वो सारी चीजें हमने आज पढ़ी है। एक बार वापस से अगर आ गया है समझ में तो अच्छी बात है, और अगर आ जाता है तो कॉपी में लिख लिया करो, ताकि बार बार वो वीडियो फिर चलाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, एक ही बार में खत्म करो ना, है? चलो जी, तो ये था आज का लेक्चर। अभी समय हुआ है प्रभु आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट।
इनमें से कौन हरी शैवाल है? इनमें से कौन हरी शैवाल है? वॉलबॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, कारा, उपरोक्त सभी। जल्दी से आंसर दीजिए। इनमें से कौन हरी शैवाल है? वॉलबॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, कारा या उपरोक्त सभी? हरी शैवाल पूछिए, हरी शैवाल कौन है इनमें से? ₹5 कर लिया। दूसरा प्रश्न बच्चों, हरित शैवालों के प्रमुख प्रकाश संश्लेषी वर्णक। हरित शैवालों के हरी शैवालों के प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन थे? हरी शैवाल के क्लोरोफिल ए बी, क्लोरोफिल ए सी और फ्यूकोजेंथिन, क्लोरोफिल ए डी और फाइकोएरिथ्रिन, क्लोरोफिल ए सी। जल्दी से, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा, अभी अभी पढ़ा है और ये तो बिल्कुल ताजा ताजा पढ़ा है, तो निगल जाओगे, खा जाओगे। हाँ जी, कर लिया, लगा दिया टिक। चलें, आइए। पहला प्रश्न था बच्चों, इनमें से कौन हरी शैवाल है? कौन है इनमें से हरी शैवाल? वॉलबॉक्स थी, हाँ, कॉलोनी के रूप में मिल रही थी, बिल्कुल सही है। क्लेमाइडोमोनास था, हाँ, बिल्कुल एकल कोशिकीय मुक्त मिल रही थी। कारा, हाँ जी, लास्ट में बताई थी, बिल्कुल बताई थी। तीनों ही है। आंसर क्या हो गया? उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या है बेटा जी हमारा? उपरोक्त सभी, सिंपल। दूसरा, हरी शैवालों के प्रमुख प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्या थे? हरी शैवाल, याद करिए, ए बी, ए सी, ए डी। हरी, भूरी, लाल। ए बी, ए सी, ए डी, हरी, भूरी, लाल। हरी में क्या है? सबसे आधुनिक है, और सबसे आधुनिक हरे पादपों के जैसी है। और हरे पादप जो आपको बाहर दिखाई दे रहे हैं, जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं, उनमें क्या मिलता है? ए बी मिलता है। तो खत्म, ए और बी। ये था बेटा जी सिंपल सा क्विज, और आज के लिए इतना ही। माफ करिएगा अगर मैं ढंग से ना पढ़ा पाया हूं, तो कोशिश करूंगा अगले लेक्चर से और अच्छे से पढ़ाने की, ठीक है। चलो जी बेटा जी, ये था आज का क्विज। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, यही हमारा कौन? शैवाल। शैवालों में पर्टिकुलरली क्या हमारी नेक्स्ट? भूरी शैवाल और लाल शैवाल, यानी अगले लेक्चर में हम थैलोफाइटा समूह खत्म कर देंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।